श्री अरविंदर गोमा जी, हिमाचल के योजना बोर्ड के हमारे अध्यक्ष और कैबिनेट दर्जा प्राप्त श्री भवानी सिंह पठानिया जी, हमारे पूर्व में नूरपुर के विधायक अजय महाजन जी, श्री करण माल्टू जी जो कि जिला के अध्यक्ष थे, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है, श्री सुरेंद्र मनकोटिया जी जिन्होंने जसवा परागपुर से चुनाव लड़ा है, श्री राजेंद्र कुमार जी अध्यक्ष नगर पंचायत ज्वाली, इस गांव के इस मंच पर बैठे सभी बुजुर्ग साहिबान और इस पंडाल में दूर दराज से आए मेरे गांव के भाई बहने बंधु युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 2 वर्ष पहले प्रदेश में आपके आशीर्वाद से हिमाचल की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद एक ध्येय, एक लक्ष्य लेकर हमने कुछ बातों को आगे बढ़ाने की सोची। हमने देखा कि पिछले 5 वर्ष डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार कह के वो थकते नहीं थे। कहते थे दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो पता लगा कि चुनावों से ठीक 6 महीने पहले 5,000 करोड़ रुपया जो जनता का था उसे राजनीतिक लाभ के लिए बांट दिया गया। राजनीतिक लाभ इसलिए कि वो चुनाव जीत सके। 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। जब मैंने 1 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, उससे पहले मैंने सभी विभागों की बैठक की। पता लगा कि जिस शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में गिना जाता था, उस शिक्षा के गुणात्मक एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले 900 संस्थान खोल दिए गए और उन संस्थानों में ना तो टीचर की नियुक्तियां की गई, ना जेवीटी की नियुक्तियां की गई, सिर्फ नोटिफिकेशंस की गई। नोटिफिकेशन के आधार पर एक स्कूल जो था वहां से एक टीचर को ट्रांसफर करके जिस स्कूल को अपग्रेड किया गया था उस स्कूल में उसको भेज दिया गया। यानी कि जिस शिक्षा संस्थान में पूरे टीचर थे वहां से भी टीचरों को स्थानांतर करके जो अपग्रेड टीचर स्कूल थे उसमें भेजा गया। और इतना निचले स्तर पर हम पहुंच गए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 वर्षों से ये दावा करती रही थी कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो सबसे पहली कमी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के में दी। हम लोग गांव के स्कूल से आते थे। मैं खुद टाट में बैठकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। उस समय शिक्षक हमें अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे और पूरा समय देते थे। लेकिन आज हालात क्या हो गए? जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे स्कूलों में ड्रॉप जाना ही नहीं चाह रहे, साथ लगते प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब सरकारें बनती हैं और सरकार का ध्यान सेवा में न रहकर
अच्छे शासन में अच्छे प्रशासन का न होकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ध्येय लेकर अपनी कुर्सी बचाने का कोशिश करते हैं। हमने इस विषय में गंभीरता से विचार किया। हमने उन स्कूलों को बंद किया जिन स्कूलों में पूरे शिक्षक नहीं है। आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर के आधार पर पांच प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गांव के परिवारों से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को और उन परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में हमको देकर गई है। हेल्थ सेक्टर में क्या हाल है? मैंने हेल्थ की भी बैठक की। हेल्थ सेक्टर में भी पीएससी खोल दी गई, सीएससी खोल दी गई, सिविल हॉस्पिटल खोल दिए गए, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए। मेरी चौधरी चंद्र कुमार जी से बात हो रही थी गाड़ी में बैठकर, कहा कि पहले हम डॉक्टरों की नियुक्ति करते थे, फिर उस क्षेत्र में हम पीएससी को अनाउंसमेंट करवाते थे। अब हालात ये है, पीएससी जितने मर्जी खुलवा दीजिए, लेकिन डॉक्टर ही नहीं। आपके हॉस्पिटल क्या है? आपके हॉस्पिटल एक डॉक्टर को चेक करवाते हो, फिर टांडा चले जाते हो, टांडा के बाद रेफर हो जाते हैं चंडीगढ़ पीजीआई चले जाते हैं, या होशियारपुर, लुधियाना या पठानकोट चले जाते हैं, या फिर दिल्ली जाना पड़ता है। तब तक बीमारी जो होती है वो भयंकर रूप धारण कर लेती है, उसका आपको ज्ञान नहीं होता। जब आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर पता लगता है कि आपको ये बीमारी होगी, आप ये चिंता नहीं करते कि मुझे कितने पैसे खर्चने हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरा किसी तरह इलाज हो जाए, मैं किसी तरह ठीक हो जाए। अगर आपको ये पता पहले ही लग जाए कि मुझे ये बीमारी है, तो आप उसका डॉक्टर का चयन और हॉस्पिटल का चयन सही कर सकते हैं। आज हेल्थ सेक्टर में भी हिमाचल प्रदेश निचले स्तर पर पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के बाद जनसंख्या के अनुपात पर हिमाचल प्रदेश कैंसर के रूप में दूसरे राज्य के रूप में उभर कर आया है। इसका मतलब है कि हमारा राज्य जो है वो कैंसर के रूप में दूसरे राज्य, देश में दूसरे राज्य के रूप में आ चुका है। ये क्यों हुआ? सही समय पर सही इलाज ना होना। सब जगह गुणात्मक चीजें हैं, उसमें कमी आई है। ये इसलिए हुआ। हमने सरकार संभाली, हमने फैसले लेने शुरू किए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 2 वर्ष हमारी सरकार को हुए, कई चुनौतियों का हमने सामना किया। प्रदेश में ऐतिहासिक आपदा आई, भयंकर त्रासदी इस प्रदेश में आई। हम सब लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसी त्रासदी नहीं देखी होगी। 551 लोग मौत का शिकार हुए, 23,000 घर आंशिक रूप से या पूर्णतः नष्ट हो गए। ऐसे परिवार जो रात को अपने घर में खाना खा रहे थे, पता लगा कि ल्हासा एक बहुत तेजी से आ रहा है, बड़ी मुश्किल से अपना जान बचाकर भागे। घर में पीने के पानी का गिलास तक नहीं साथ ले सके, बच्चे अपने स्कूल की किताबें नहीं ले सके, पूर्णतः घर नष्ट हो गया। मैं सब जगह गया, सब जगह जाकर हमने देखा कई परिवार सड़कों पर आ गए। हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि जिस तरह गुजरात में, उत्तराखंड में आपदा आई थी, आप हमें स्पेशल आपदा राहत पैकेज दीजिए। स्पेशल आपदा राहत पैकेज कुछ नहीं मिला।
विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की चर्चा आई। भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, जितने भी विधायक थे, वो उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ न खड़ा होकर, हिमाचल की जनता के साथ न खड़ा होकर वॉकआउट करके गए। सरकारें आती है, जाती है, मुख्यमंत्री बनते हैं और बनते रहेंगे, लेकिन प्रदेश के गरीब आदमियों पर जब आपदा पड़ी, प्रदेश के आम आदमियों पर जब आपदा पड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने आपदा प्रभावित परिवारों के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और वॉकआउट किया। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला, कहा आपकी हम मदद करते हैं। केंद्र से टीम आई, केंद्र की टीम आई, केंद्र की टीम ने असेसमेंट किया, कहा कि बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 9300 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि प्रदेश को मिलना चाहिए। पुल बह गए हैं, बिजली की खंभे उखड़ गए हैं, पीने के पानी की योजनाएं बह गई है, स्कूल बह गए हैं। 9300 करोड़ हमने नहीं किया, केंद्र सरकार से जो अधिकारी है उन्होंने किया। आज तक उस पीडीएनए बोलते हैं, जिसे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, यानी कि आपदा के बाद का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन केंद्र की सरकार ने किया। आज तक एक पैसा भी हमें उपलब्ध नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि बड़ी मुश्किल से एक आम परिवार अपना पक्का घर बनाता है, बड़ी मुश्किल से दिन रात की मेहनत की कमाई उसमें लग जाती है, खून पसीना एक करके वो जब अपना पक्का घर बनाता है और कुछ ही पलों में उसका घर उसकी आंखों के सामने उजड़ जाता है, उस परिवार पर क्या बीतती होगी ये वो परिवार जानता होगा। हम भी आप जैसे परिवार से उठकर राजनीति की मुख्य भूमि पर आए हैं। मैंने अधिकारियों की बैठक ली, अधिकारियों से पूछा, कहा सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। मैंने कहा 1.5 लाख में पक्का घर नहीं बनेगा। हमने अपनी खर्चों में कटौती करके अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक आपदा राहत पैकेज घोषित किया। आपने देखा होगा कुछ कमियां होगी, लेकिन हमने उन 23,000 परिवारों को जिनका पूरा घर नष्ट हो चुका था 7 लाख रुपया दिया, जिसका घर आंशिक रूप से टूट चुका था उसे 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया दिया, जिसकी दुकान बह गई उसे 50,000 रुपया दिया, जिसका पशु बह गया, गाय या भैंस बह गई, उसे हमने 55,000 रुपया दिया। और ये हमने अपने संसाधनों से दिया। हमने किसी को यह नहीं एहसास होने दिया कि हमारे प्रदेश में जो आर्थिक संकट है उसका एहसास हमने किसी को होने नहीं दी। यही नहीं, ये बीजेपी की जो सरकार पिछली 5 साल पहले थी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को 6 पे कमीशन देके चले गए। 10,000 करोड़ रुपए का एरियर हमारे जिम्मे छोड़ दिया। हम उससे घबराने वाले नहीं हैं, पर हमने कहा कि आज प्रदेश का खजाना जिन लोगों ने लुटाया है उन्हें जनता को भी हिसाब देना पड़ेगा। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। आर्थिक तंगी के बावजूद भी, कर्ज के बोझ के बावजूद भी हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। क्या कारण था ओल्ड पेंशन स्कीम देने का? हमने कहा रिटायरमेंट के बाद इकट्ठा पैसा मिलता है, परिवार के पिता माता मोह में बच्चे के आ जाते हैं, सारा खर्चा हो जाता है। अगर जिसने सरकारी कर्मचारी है
जिसने हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है, उसे अगर हर महीने एक अशोर्ड पेंशन मिले तो उसका परिवार और उसका जीवन जब तक उसके शरीर में सांस है आराम से व्यतीत हो जाएगा। और उसका फायदा देखिए, जिन बुजुर्गों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती थी, 3,000 रुपए मिलते थे, 4,000 रुपए मिलते थे, जब हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम हुई उनकी पेंशन 3,000 से बढ़कर 30,000 रुपया होगी। जो परिवार के कुछ लोग छोड़कर गए थे वो भी उनके पास आकर रहने लगे, उनके परिवार का भी पालन पोषण होने लगा। हमने पहली कैबिनेट में किया। उसके बाद प्रदेश में 6,000 ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। इस राज्य की संपदा पर उनका भी अधिकार है। वो हमसे कुछ मांगने नहीं आते, न उनकी मांग होती है। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी या किसानों की या मजदूर संघों की मांग होती है, उनकी कोई मांग नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैं सारी औपचारिकताओं को छोड़ते हुए उन अनाथ आश्रम में गया, उन बच्चों से मिला, उनकी पीड़ा को देखा और मैंने महसूस किया कि जो राज्य की संपदा है उसमें इन बच्चों का भी अधिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारी आय 100 रुपया है, अगर हमारी आय 100 रुपया है, उसमें से 70 पैसे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, पे और जो हमने कर्जा लिया होता है उस कर्जे का मूलधन और उस मूलधन पर जो ब्याज लगता है उस पर हर साल व्यय होता है। हर साल ये कर्जा कोई 2 साल में नहीं लिया गया है। पिछले 40 सालों से कर्जा लेते लेते आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि 100 रुपए में से 70 रुपया हमारा सीधा चला जाता है। जो 30 रुपया बचता है वो दिनचर्या रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए लगता है। हमें विकास भी करना है। हमने उन 6,000 बच्चों को इस संपदा का एक भाग दिया और कहा, आज से सरकार ही आपकी माता है, सरकार ही आपकी पिता है। उन्हें अधिकार दिया गया। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने उन अनाथ बच्चों को जो अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। 27 साल तक की उम्र में तक उस बच्चे का सरकार ख्याल रखेगी। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देगी, उसके हॉस्टल का पूरा खर्चा सरकार देगी, उसके कपड़ों का पूरा खर्चा सरकार देगी। और हर महीने 18 साल के ऊपर जब वो कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो 4,000 रुपया महीना सरकार देगी। और ऐसे 6,000 बच्चों को उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। और इस वर्ष हमने क्या देखा, कोई विधवा अपने आर्थिक तंगी के कारण बच्चे की पढ़ाई करने में असमर्थ हो रही है। पैसा है नहीं, अचानक पति की मृत्यु होगी, बेटी डॉक्टर बन रही है, बेटा डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर की फीस 1.5 लाख रुपया आया, हॉस्टल की फीस 75,000 रुपया है। इस वर्ष से हमने जितनी भी विधवाएं बहनें हैं, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी विधवा बहनें हैं, उनके बच्चों का, चाहे वो डॉक्टर बन रहे हैं, नर्स कर रहे हैं, पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। और जो हॉस्टल में रहने के लिए पीजी का खर्चा भी 3,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार 27 साल की उम्र तक देगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब व्यवस्था परिवर्तन के दौर से हम गुजरते हैं तो कई फैसले लेने पड़ते हैं, कई कड़वे फैसले होते हैं, लेकिन उसका स्वाद बाद में मीठा होता है और समाज की भलाई के फैसले होते हैं। हम फैसले ले रहे हैं और इस फैसले की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं
चौधरी चंद्र कुमार जी हमारे कृषि मंत्री हैं, कई बार चर्चा हुई। हम सब लोग गांव के परिवेश से आए हैं, 80% हमारी आबादी गांव में रहती है। गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? क्या हमें मुफ्त में बांटना चाहिए या हमें कमा कर देना चाहिए? पहली बार गांव के लोगों के बारे में चर्चा हुई मेरी माननीय चौधरी चंद्र कुमार जी से, और एक विस्तृत योजना आने वाले बजट में भी हम लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले हमने पिछले साल के बजट में गाय के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी की। जो गाय का दूध 2 रुपए किलो के हिसाब से बढ़ा करता था, हमने 15 रुपए की बढ़ोतरी की, और 15 रुपए की बढ़ोतरी करके गाय के दूध का मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया, जो सरकार खरीदेगी, मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीदेगी। पहली बार हम अपनी पारंपरिक खेती की तरफ बढ़े। हमने कहा जो गोबर से आधारित गेहूं उगाएगा, मक्की उगाएगा, सरकार उससे 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी और 40 रुपए किलो गेहूं सरकार खरीदेगी, गेहूं गोबर आधारित खेती को। और सरकार गोबर भी खरीदेगी, 3 रुपए किलो के हिसाब से सरकार गोबर भी खरीदेगी। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। हम देखते थे कई बहनें हमारी, कई बुजुर्ग हमारे, कई भाई हमारे मनरेगा में लगे हुए हैं। मनरेगा की दिहाड़ी 240 रुपए हुआ करती थी। हमने अपने बजट से, अपने खर्चों से उस 40 रुपए को में 60 रुपए की बढ़ोतरी की, जो ऐतिहासिक वृद्धि की, ताकि 300 रुपया गांव में रहने वाली हमारी माता को मिले, हमारी बहन को मिले। ये सारी संपदा आपकी है, ये सारे पैसे आपके हैं। ये कहां से हम पैसा लाए? हमने उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया, जहां से आपके पैसों को लुटा दिया जाता था। शराब के ठेके रिन्यू कर दिए जाते थे। आप उसको नहीं जानते, लेकिन हमने समझा। शराब के ठेकों से हर वर्ष 150 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया जाता था। हमने उसकी ऑक्शन की, नीलामी की। जिन शराब के ठेकों से सरकार के खजाने में सिर्फ 150 करोड़ रुपया आता था, हमने जब नीलामी की तो एक ही वर्ष में 600 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में आया। उस पैसे के द्वारा हम आपके लिए योजना लेकर आ रहे हैं। एक ही वर्ष में, उनके 4 वर्षों में 600 करोड़ रुपया आया, हमारे एक ही वर्ष में 600 करोड़ रुपया आया। और जो इन्होंने चुनावों से पहले 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी, बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, कहा आपको भी सब्सिडी मिलेगी। जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मैंने कहा ये सब्सिडी क्यों दी जा रही है इनको? करोड़ों रुपया तो इनकम टैक्स दे रहे हैं, लाखों रुपया इनकम टैक्स दे रहे हैं। ये तो गरीब की संपदा का हक छीन रहे हैं। हम उन लोगों को 300 यूनिट बिजली देंगे जो सही मायने में गरीब हैं। उनके जीवन यापन को ऊपर उठाएंगे जो सही मायने में गरीब है। लेकिन क्या आपके आंखों के सामने आपके धन को लुटा दिया जाए, क्या आप उस पर चुप बैठोगे? हमने उन सभी बड़े होटलों की सब्सिडी को बंद किया है, आम आदमी की सब्सिडी को बंद नहीं किया। गरीब आदमी की सब्सिडी को बंद नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री हूं, चौधरी चंद्र कुमार जी मंत्री है, गोमा जी मंत्री है। जब हम सामर्थ है तो हम क्यों सब्सिडी लें? इसी तरह समाज को कोई वर्ग भी अगर सामर्थ है, उसे भी समाज को लुटाना होगा। मेरे नाम पर ही 5 मीटर है, मेरे को ही सब्सिडी मिल रही थी। जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मैंने कहा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मेरी तरह जो भी सामर्थ्य है उन सबको सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए और उन लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए
जिसमें उन लोगों का अधिकार है। ये अधिकार किसान का है, ये अधिकार गांव में रहने वाले गरीब आदमी का है, ये अधिकार आम आदमी का है। और मुझे खुशी है कि तकरीबन उसके बाद से 1000 ऐसे लोगों ने सब्सिडी छोड़ने का वक्त प्रण किया जो सामर्थ्य है, और इसमें और तेजी आ रही है। उस पैसे को हम गरीब की उत्थान में लगाएंगे। आईआरडीपी का चयन होता है। हम भी विधायक रहे, 20 साल से रहे, कहा जी ये गाड़ी वाले को आईआरडीपी में डाल दिया, इसका पक्का मकान है, इसको आईआरडीपी में डाल दिया। चुनाव आते हैं तो 2-4 जो प्रभावशाली लोग होते हैं, उनके प्रभाव में उनको आईआरडीपी में डाल दिया जाता है। हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम आईआरडीपी का फिर से चयन करेंगे और 1 अप्रैल 2025 से आईआरडीपी का चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि गरीब को उसका पूरा अधिकार मिले। और आईआरडीपी के गरीब की चयन की प्रक्रिया में बीडीओ और एसडीएम हमें उसका सत्यापन करके देंगे कि ये सही में गरीब है, सही में गरीब है, इसको इसका अधिकार मिलना चाहिए। जब कोई सामर्थ्य व्यक्ति किसी गरीब के अधिकार पर हक जमाता है तो वो अपने साथ भी न्याय नहीं करता और गरीब के साथ भी न्याय नहीं करता। आपकी राजस्व अदालतें लगी, हमने कहा कई वर्षों से इंतकाल नहीं हो रहे हैं, डिमार्केशन नहीं हो रही है, पार्टीशन नहीं हो रही है, हमने राजस्व अदालतें लगाई। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि तकरीबन सभी इंतकाल के केसेस जो है वो तुरंत प्रभाव से उन्होंने खत्म किए। 4-4 साल 5-5 साल पुराने इंतकाल थे, अभी हम उसमें भी बदलाव करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपको आपका राजस्व रिकॉर्ड आपके घर पर मिले, लोक मित्र केंद्र पर मिले, आपका इंतकाल तुरंत प्रभाव से हो। कानून है, हम उन कानूनों को बदलना चाहते हैं जहां गरीब की चोट पहुंचती है। हमने कई कानून बदल दिए, ये महज हमने 2 साल में किया। और उस समय किया जहां इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हमने सामना किया, जहां इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती का हमने सामना किया। हमारे 6 विधायक हमें छोड़कर चले गए, हमने उस चुनौती का भी सामना किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सवेरे 7 बजे चले गए, गवर्नर साहब के पास दर्जी को बोला, कोट पैंट सला दिया और विधानसभा में आकर चुनौती दी, कहा कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। उसी सरकार को, आप लोगों की सरकार को, आम आदमी की सरकार को भगवान ने बचाया भी, देवी देवताओं ने आशीर्वाद भी दिया और दोबारा से 34 से 40 में पहुंचाया। और मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूं, आपने मेरा पहला भाषण देख लेना, हम दिन रात आपके लिए कार्य कर रहे हैं। 4-4, 5-5 घंटे रात को सोने के बाद हर दिन मीटिंग होती है। एग्रीकल्चर में हमने क्या रिफॉर्म लाने, आयुर्वेदिक में क्या रिफॉर्म लाने हैं। 40 साल पुरानी व्यवस्था को हम बदलने आए हैं, नई सोच के साथ आए हैं। कई बार हमने कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आप जैसे परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। जब हम छात्र राजनीति करते थे, चौधरी साहब उस समय मंत्री थे, चौधरी साहब ने भी कई पीढ़ियां देखी है। 50 साल का लंबा राजनीतिक इतिहास है, कोई उन पर उंगली उठाकर नहीं कह सकता, कोई उंगली उठाकर दाग नहीं लगा सकता। इसलिए आपका दर्द भी जानते हैं और आपके दर्द को दूर करने वाले जो नियम है उनको बदलने की भी मैं कोशिश कर रहा हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला समय हिमाचल प्रदेश का होगा,
कई बार मैं कहता हूं कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और मुझे आज खुशी है जब मैं अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि हमारे खजाने में पैसा आना शुरू हो चुका है, तो मुझे खुशी होती है कि हम आत्मनिर्भर की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर 2027 में हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। लेकिन सबके लिए आप लोगों की भी मुझे सहयोग की जरूरत है। आप सहयोग कीजिए। युवा पीढ़ी का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो। महिलाओं को सम्मान तभी मिल सकता है जब हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो। इस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। अब थोड़ा सा भी अगर हम इधर उधर होते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पीछे फिर चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपको स्वच्छ पानी पीना है तो गांव में रहने वाले लोग को, जिसके घर में अगर नलका लगा है, अपने टैंक की सफाई के लिए, अपने पाइपलाइन की सफाई के लिए, और जहां से आपकी पीने की पानी की योजना आ रही है, तो 100 रुपया देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपया आपके पानी के टैंक की सफाई करेगा और चीजों की जो पानी से संबंधित है सफाई करेगा। तो देंगे भी 100 रुपया की नहीं देंगे? हाथ खड़ा करके उठाओ। पक्की बात है। वो इसलिए नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे कि सरकार के खजाने में पानी पहुंचना है, वो इसलिए ले रहे हैं कि आपको हम स्वच्छ जल दें। पानी स्वच्छ जल का मतलब है आने वाले समय में हम उसमें क्लोरीन न डालें, चूना न डालें, अच्छी क्वालिटी का बादल पानी आपको उपलब्ध होगा तो आपको बीमारियों से भी निजात मिलेगी। छोटी सी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास 500 रुपए की दवाई खरीदने चले जाते हैं। खांसी की दवाई लेने के लिए 100 रुपया लेकर चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता करते कि बीमारी का कारण क्या है। तो हमारी सरकार उस पर भी काम कर रही है। इसी तरह जो सामर्थ्य है, जिसे लाख रुपया पेंशन मिल रही है, उसे भी अपनी बिजली की सब्सिडी को छोड़ देना चाहिए। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनकम टैक्स के खर्चे में आपका जुड़ जाएगा, लेकिन उससे सरकार के खजाने में पैसा भी आएगा। वो पैसा हम कहीं और नहीं खर्च करने वाले, वो गरीब के कल्याण के लिए हम खर्च करने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा संस्थान जितने मर्जी खोल दीजिए। आज मैं बोल दूं ये भी ऑफिस खुल गया, ये भी ऑफिस खुल गया, कल चौधरी साहब लेकर नोटिफिकेशन आकर दिखाएंगे, देखा खुली था, सारा था। लेकिन वो अगर काम करने वाले लोगों की नियुक्ति नहीं होगी, पहले काम करने वाले लोगों की नियुक्ति होगी, उसके बाद हम उन संस्थानों को खोलेंगे। अगर चौधरी साहब मिनिस्टर ना बनते तो ये जो पुल था जिसमें कम से कम 87 करोड़ रुपया खर्च होना है, वो कैसे मिलता? राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कैसे मिलता? क्योंकि ये आपकी आवाज है। जो चौधरी साहब ने कहा है उसमें सिर्फ HRTC के डिपो को छोड़कर बाकी सब कुछ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, HRTC के डिपो को छोड़कर बाकी सब कुछ मिलते हैं। HRTC को आपको पता है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। HRTC को हर साल हम 700 करोड़ रुपया देते हैं। कितना देते हैं? 700 करोड़ रुपया ग्रांट देते हैं। HRTC की बसों में जो फ्री ट्रैवलिंग होती है उसके लिए हम ग्रांट देते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए जो हम फ्री पास देते हैं उसके लिए ग्रांट देते हैं। और करते क्या है, HRTC अपने संसाधनों से जो किराया लेती है वो सरकार को नहीं देती, ये कारपोरेशन है। 700 करोड़ रुपया एक साल का हम देते हैं।
वो हमारे खजाने से ग्रांट जारी है। ग्रांट का मतलब है जो गरीब के लिए योजनाएं आनी है उसके लिए धन उपलब्ध नहीं है और वो हम मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं। सुनो, और उसी समय और इसके अलावा 700 करोड़ ये देते, 700 करोड़ उनकी कमाई होती है। ये मैं आपकी अदालत में इसलिए बता रहा हूं, 1500 करोड़ रुपए आती है और 1500 करोड़ रुपए की 1500 करोड़ रुपए के बाद 5 साल में हम उनको देंगे 7,500 करोड़। कितना देंगे? 5 साल में। बसें कितनी है? 3000। उनको हर साल 1500 करोड़ रुपया हम देंगे और 5 साल में 7,500 करोड़ देंगे। बसें अच्छी हो, बसों की क्वालिटी अच्छी हो, इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। चौधरी साहब ने आकर मेरे कान में भी बोला कि यहाँ के स्टेडियम की बात है। जो भी स्टेडियम पर खर्चा आएगा उसको हमारी सरकार एक अच्छा स्टेडियम बनाकर वहन करेगी। स्टेडियम इसलिए भी चाहिए कि जो युवा इधर उधर भाग रहा है उनको खेल की सुविधा दी जाए। तो इसलिए बाकी जो कहा है उन सभी के साथ एक बार फिर आपके साथ इस बात का वादा करते हुए कि आप आने वाले समय में आपके यहाँ अच्छा डिप्पू से अच्छा स्टेडियम है, कोई शूटर बनेगा, कोई स्विमिंग बनेगा। आपकी इस बात का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।